रॉयल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रॉयल्स रॉयस को ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इस लग्जरियस रॉयल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। तो कहानी की शुरुआत होती है 1963 इंग्लैंड के छोटे से गांव में, जहां जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस बस 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस कारण उनकी मदर को एक मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी सिटी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेटर नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड पर एनम पे रॉयस को एज अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक करके मेहनत की, दर्जनों बुक्स पढ़ी और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे और 21 साल की एज आने तक वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज अ इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई कंपनीज का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने 20 पाउंड की सेविंग यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की, FH रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया। सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे स्विंग मशीन को रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि एक टाइम के साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती ही जा रही है। इसलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स एंड इलेक्ट्रिकल डोरबेल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर चुकी थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का भी प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के प्राइसेस काफी गिर गए। काफी कोशिशों के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होता हुआ देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत, साथ में एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने एक वेकेशन ली और खुद को ठीक किया और फिर एक डेकावेली नाम की फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स काफी इनफेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी बहुत थी इसमें। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस कार में वो माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेक्यूवेली से काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग्स बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप पे कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये कार हर मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे फर्स्ट टाइम रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स बना तो ली, लेकिन अब वो अकेले ही पूरी दुनिया तक पहुंचाने के कैपेबल नहीं थे और इसी में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रॉल्स की। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पे चार्ल्स रॉल्स की नजर पड़ती है। चार्ल्स रॉयल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रॉयल्स ऑलरेडी एक लग्जूरियस ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे। उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। वो रॉयस से इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड का एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रॉयल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट करते हैं और जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रॉल्स रॉयस।
मार्च 1906 रॉल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया और सबसे पहले रॉल्स का मन था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार्स के साथ रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। इसलिए रॉल्स ने आइल्स ऑफ मैन एंड टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और रॉल्स रॉयस की कार्स यूज करके जीता भी। साथ ही उन्होंने ये कार्स के नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सब से रॉल्स रॉयस ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी की तरह स्टैब्लिश हो गई थी। ईयर 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर्स के साथ एक नया मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रॉल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया और सिल्वर घोस्ट को संडेज को छोड़कर 2.5 मंथ्स तक दिन और रात के लिए लगातार चलाया गया। सिल्वर घोस्ट ने 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया बिना किसी इश्यू के। उन्होंने सिल्वर घोस्ट को विस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में वो कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए रखते थे और उसके बिना गिराए हुए इसको चलाते थे, जिससे प्रूव होता था कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इसी स्ट्रेटेजी से सिल्वर घोस्ट बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और उस समय के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री के लीडर की फर्स्ट चॉइस बन गई। रॉल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक की तरह साबित हुआ था और उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल ही रही थी कि अचानक एक भयंकर हादसा होता है। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रॉल्स एविएशन के लिए काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम के प्लेन से उड़ रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट जाता है और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर जाता है और इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रॉयस अपनी जान गंवा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में वो जान गंवाने वाले ब्रिटेन के पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट कर दिया था। वो इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका लगता है। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बाउल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो बस 3 महीने ही जी पाएंगे। और इस हालत में भी रॉयस बेड से ही सिल्वर घोस्ट का डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और इसी दौरान रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनट पे एक पर्सनलाइज मैस्कॉट लगाने का एक ट्रेंड सा चल रहा था। लेकिन कंपनी चिंता में थी कि लोग इनएप्रोप्रिएट मैस्कॉट लगा रहे हैं, जिससे रॉल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक खुद का मैस्कॉट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कॉट में एलिनोर थॉर्नटन नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया। ये स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की ओर लीन करता हुआ दिखाता है। उनके हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच्ड हैं और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। ये मैस्कॉट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एस्टेसी। एस्टेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। 1930 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड्स से भी ज्यादा का हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली भी एक्सपेंड करने का प्लान हो रहा था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉयल्स रॉयल्स को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है, लेकिन रॉयल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। इस वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा लग्जूरियस कार कंपनीज जैसे रॉल्स रॉयस और बेंटले पर पड़ा। सेल्स कम हो गई और कंपनीज को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रॉल्स रॉयस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉल्स रॉयस के कुछ और ही प्लान थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस कार की जरूरत है। इसलिए रॉल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 mm मोटा आर्मर लगाया गया। कार की बॉडी में एक रिवॉल्विंग टर्रेट लगाया गया, जिसमें एक मशीन गन को फिट किया गया। इस कार को मिडल ईस्ट के
हार्श डेजर्ट रीजन्स में ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया। प्लस इनका यूज स्पाइंग मिशंस के लिए भी बहुत किया गया। ऑल्सो क्योंकि सिल्वर घोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी, वो किसी वुंडेड सोल्जर को कैरी करने के लिए बेस्ट विकल्प थी। इसीलिए सिल्वर घोस्ट को वॉर एम्बुलेंस की तरह भी मॉडिफाई किया गया। इनमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स भी फिट करी गई। इन एम्बुलेंसेस ने 1000 जिंदगियां बचाई और फाइनली अपने लग्जूरियस फीचर्स की वजह से रॉयल्स रॉयल्स कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर्स के द्वारा भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करने पर रॉयल्स रॉयल्स को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन्स इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पर हेवीली डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट डेस्परेटली चाहती थी कि ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रॉयल्स रॉयस एरो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले लेती है। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन द ईगल। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 इंजन्स का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके। उन्होंने 1915 के एंड में एक लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉल वर्जन द फैल्कॉन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट्स के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। इन इंजन्स के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट्स, स्पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, एयर बॉम्बिंग मिशंस, इन सभी में एक मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का एक मेजर इंपॉर्टेंट कारण भी बना। रॉयल्स रॉयल्स का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रॉयल्स रॉयल्स का इंजन यूज किया जाता है। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ और अगले 15 साल रॉयस ने कार और एरो इंजन दोनों पे फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल्स ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। रॉयल्स रॉयल्स को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करते हुए एक बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेक्स के साथ लॉन्च की द न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रॉयल्स रॉयल्स को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। 1931 में रॉयल्स रॉयल्स ने बेंटली को एक्वायर कर लिया जो बैंकरप्ट होने वाली थी और इसके बाद रॉयल्स ने डिजाइन की एक और नई बेंटले 3.5 लीटर्स। ये रॉयल्स रॉयल्स और बेंटले इन दोनों ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल ब्लेंड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयल्स इस कार को कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के हेनरी रॉयल्स ने अपनी आखिरी सांसें ली। कार के प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले सर हेनरी रॉयल्स की डेथ से लेके आज तक रॉयल्स रॉयल्स ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ फैंटम 3 सिल्वर शैडो जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की, वहीं दूसरी तरफ 1960s में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जिस कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया। और करंटली रॉयल्स रॉयल्स मोटर्स को BMW ओन करती है। एक रॉयल्स रॉयल्स को ओन करना एक ऐसे मास्टरपीस को ओन करने जैसा है जो रॉयल्स के परफेक्शन और रॉयल्स के करिश्मा को सिंबलाइज करती है। तो ये थी रॉयल्स रॉयल्स की कहानी। मुझे बताइए एक क्वेश्चन का आंसर, एक रॉयल्स रॉयल्स कार को बनाने में कितना टाइम लगता है?